गाइज हमारी आज की स्टोरी शेयर करी है रोशनी ने और ये कहानी भोपाल की है। वैसे तो रोशनी यूपी से है बट रोशनी कॉलेज में एमबीए करने के लिए भोपाल में शिफ्ट हुई थी और जब वो भोपाल में शिफ्ट हुई वहीं पर उसके साथ ये पूरी घटना घटी थी। दरअसल रोशनी का जो फर्स्ट ईयर था कॉलेज का वो उसने घर से ही पूरा करा था। उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था और पहला साल कोरोना की वजह से पूरा का पूरा घर में ही ऑनलाइन स्टडीज में बीत गया। अब रोशनी सेकेंड ईयर में आ चुकी थी और अब कोरोना भी धीरे धीरे खत्म होने लग रहा था। अब धीरे धीरे कॉलेजेस खुलने लगे थे तो रोशनी को भी अब भोपाल जाना पड़ा। भोपाल में रोशनी के कुछ रिलेटिव्स पहले से रहते थे जिनसे जानकारी लेकर रोशनी के फादर ने रोशनी को एक रूम दिला दिया। रोशनी को शेयरिंग में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो रोशनी अपने रूम में जाकर शिफ्ट हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना के जस्ट बाद का टाइम था तो इस समय पर भी ज्यादा रश नहीं रहता था, लोग ज्यादा भीड़ नहीं बनाते थे, ग्रुप्स में इकट्ठा नहीं होते थे और इसी का फायदा रोशनी भी उठाती है। वो हर जगह जाके एक्सप्लोर करती है क्योंकि ज्यादा लोग नहीं होते, ज्यादा भीड़ नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली सा था और रोशनी को ऐसी जगह बहुत पसंद होती है, उसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रोशनी से जितना हो सका उसने उतना ज्यादा वहां पर एक्सप्लोर करा। अब ऐसे ही घूमते घूमते रोशनी के दिमाग में आता है कि क्यों ना नर्मदा मैया के दर्शन करे जाए। अभी रोशनी भोपाल आई ही थी, हर जगह उसने घूमा ही था, लेकिन नर्मदा नदी को घूमने का अवसर वो कभी भी गंवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो आसपास से थोड़ी बहुत जानकारी लेती है जिससे उसको सेठानी घाट के बारे में पता चलता है। और फिर रोशनी रेडी हो जाती है सेठानी घाट में जाने के लिए। सुबह 5 बजे वो अपने घर से निकलती और एक ई रिक्शा पकड़ती है। ये जो ई रिक्शा होता है इसमें सिर्फ एक ड्राइवर होता है और पीछे सिर्फ एक लड़का बैठा होता है जो कि शायद रोशनी की ही एज का था। अब रोशनी उधर बैठ जाती है, रिक्शा वाले को बताती है कि उसे कहाँ जाना है और उसके बाद रिक्शा चल पड़ता है। अब रिक्शा चलते चलते थोड़ी सी ही देर हुई थी कि तब वो जो लड़का रोशनी के सामने बैठा था वो रोशनी से पूछता है, क्या आप यहाँ पर नई हो? तो रोशनी उसका कोई जवाब नहीं देती। वो लड़का वापस से सेम सवाल करता है तो रोशनी बोलती है, आपसे मतलब? जिस पे वो लड़का मुस्कुरा के बोलता है कि रिक्शा वाले ने गलत टर्न लिया है और आप कोई जवाब नहीं दे रही। रोशनी जैसे ही सुनती है वो वापस से रिक्शा वाले से पूछते है कि भैया आप ये गलत रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? तो रिक्शा वाला बोलता है कि मैडम ये एक शॉर्टकट है। तो रोशनी वापस उस लड़के को देखती है तो लड़का ना कुछ बोलता नहीं है, बस इशारे में से मना सा करता है। तो रोशनी बोलती है कि भैया आप मुझे वापस से उस रास्ते से लेकर जाओ, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं लेना, मेरे पास बहुत टाइम है। तो रिक्शा वाला मना कर देता, बोलता है कि मैडम हम देखो ये बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, हम आधे रास्ते में पहुंच भी गए, अब क्या वापस जाने का? तो रोशनी एकदम से रिक्शे वाले को डांट के बोलती है कि भैया रिक्शा यहीं रखो, मुझे यहीं उतरना है। जिसके बाद वो रिक्शा वाला रिक्शे को रोक देता है। रोशनी और वो लड़का दोनों रिक्शे से उतर जाते हैं। रोशनी की थोड़ी बहुत बहसबाजी भी होती है उस ई रिक्शा वाले से और उसके बाद ई रिक्शा वाला अपने चला जाता है। अब रोशनी और वो लड़का अकेले खड़े हैं, मतलब इस पूरे सुनसान एरिया में अकेले खड़े हैं। रोशनी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर उतरी है, क्या उतरी है, मतलब उसको उस रास्ते का कोई आइडिया नहीं है। अब वो सोच रही है कि मैं किससे हेल्प लूँ, क्या लूँ, क्योंकि आसपास और भी कुछ नहीं है, ये पूरा रास्ता बहुत सुनसान सा था। अब रोशनी को वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको जहाँ तक जाना है। रोशनी भी सोचती है कि हाँ यार, इस लड़के ने ही तो मुझे बताया था, इसी की वजह से तो आज मेरी जान बची है, तो मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ कि ज़रूर अगर आप मुझे उस सेठानी घाट तक छोड़ दे तो मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी। अब वो लड़का और रोशनी दोनों चलने लग जाते हैं। कुछ देर तक ये दोनों चलते रहते हैं, दोनों ने ज़्यादा बात नहीं कर रही है। रोशनी फाइनली उस लड़के से पूछती है कि आप यहीं रहते हो? और वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं यहीं रह गया। अब ये जो मैं यहीं रह गया जो वो बोलता है तो रोशनी को बड़ा अजीब सा लगता है। उसे लगता है शायद उसने गलत सुना, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ या फिर नहीं रहता है, वो रह गया कौन बोलता है। रोशनी ज़्यादा सोचती नहीं है, वो इस बात को इग्नोर कर देती है। एंड देन फाइनली कुछ दूर चलने के बाद ये घाट आ जाता है। अब इन्हें एक रोड क्रॉस करना था और रोड में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी तो रोशनी का ध्यान क्रॉस करने में चला जाता है और वो कैसे तो क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाती है। और रोशनी जब दूसरी तरफ देखती है तो लड़का वापस से पीठ दिखाकर कहीं तो जा रहा होता है। रोशनी बस उसे पीछे से देखे जा रही है और वो लड़का अपनी धुन में आगे जाता जा रहा है। रोशनी को लगता है कि शायद उसे यहाँ कभी आना ही नहीं था, वो बस मेरी हेल्प करने के लिए आया था। इसके बाद रोशनी भी अपने मंजिल की तरफ चल पड़ती है। फाइनली वो घाट के अंदर जाती है, वहाँ पर नर्मदा नदी को देखती है और अपना ज़्यादातर टाइम वहीं बिताती है। अब ऐसे ही करीबन रात के 8 बज जाते हैं और रोशनी घर जाने के लिए निकलने लगती है। और इस बार उसने अपना गूगल मैप लगा लिया था ताकि सुबह वाला सीन वापस से रिपीट ना हो। और इस बार रोशनी बैठती भी उस ई रिक्शा में जिसमें पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हों। अब रोशनी आगे बैठती है और पीछे साइड देखती है तो भीड़ में वो लड़का भी बैठा होता है, वही लड़का जो रोशनी को घाट तक लेकर आया था। अब रोशनी को लड़का दिखाई दे रहा है लेकिन वो लड़का दूसरी साइड देख रहा है, पीठ है उसकी इस साइड, तो लड़के को रोशनी नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि रोशनी उस लड़के को बुला भी नहीं पा रही। तो रोशनी चुपचाप बैठी हुई है।
ये रिक्शा धीरे धीरे चलने लगता है। रोशनी बार बार उस लड़के को देखे जा रही है, ये सोच रही है कि कहीं एक बार लड़का भी इसे देख ले तो दोनों आपस में फिर होता ही है कि रोशनी ने सुबह ही ये लड़का उसे मिला था, इसने उसकी हेल्प भी करी, तो रोशनी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि रोशनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वेल फाइनली ई रिक्शा अपनी जगह पे आके रुक जाता है। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग नीचे उतरने लगते हैं। वो लड़का भी उतर जाता है, रोशनी भी उतरती है। रोशनी जल्दी से ई रिक्शा वाले को पैसे देती है। रोशनी चिल्ला के बोलती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, जिस पे वो लड़का उसे मुड़कर देखता तो है लेकिन रोशनी को कोई जवाब नहीं देता। अब सबसे अजीब बात ये थी कि आसपास के जितने भी लोग थे सब रोशनी को घूर रहे थे। रोशनी को समझ आ रहा था कि सामने वाले को उसने बुलाया, उस लड़के को, और उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये रोशनी के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है। रोशनी घर आती है, अपने बेड पर लेट जाती है और अभी भी बार बार वो उसी लड़के के बारे में सोचे जा रही थी। वो ऐसे आंख बंद करके लेटती है, फैन को ऑन करती है और रूम में बस फैन की आवाज़ आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पे किसी की नॉकिंग की आवाज़ आती है। रोशनी उठकर जाती है चेक करने के लिए, तो बाहर कोई भी नहीं रहता। रोशनी आगे पीछे देखती है, दरवाज़ा बंद करते और जैसे ही मुड़ती है दरवाजे में वापस से नॉकिंग की आवाज़ आने लग जाती है। रोशनी को लगता है कि शायद उसके मकान मालिक के बच्चे हैं, क्योंकि वो दोनों अक्सर रोशनी के गेट नॉक करके भाग जाते थे, और इस बार रोशनी उस दरवाजे को खोलती ही नहीं है। एक बार नॉक होता है, 2 बार, और फिर एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, जैसे कि मानो जबरदस्ती कोई दरवाजे को तोड़ना चाह रहा हो। रोशनी घबरा के एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है और वो इस बार दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन अंदर से चिल्लाती है कि कौन है, और अब नॉकिंग बंद हो जाती है। रोशनी को डर लगने लगता है। वो अपने मकान मालिक को फ़ोन करती है और बोलती है कि यश और ध्रुव गेट पर नॉक कर रहे थे क्या? तो मकान मालिक बोलते हैं कि बेटा नहीं, ये दोनों तो सो गए हैं। रोशनी ने आंटी से बताया कि पता नहीं कौन है, उसके दरवाजे पर बहुत तेज़ी से नॉक कर रहा है। आंटी बोलती है कि तुम गेट मत खोलना, हम अंकल को भेजते हैं। अब रोशनी ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी और नीचे वाले फ्लोर में मकान मालिक रहते थे, और जो सीढ़ी थी वो बाहर से ही थी, मतलब मकान मालिक को बिना पता चले भी आप ऊपर जा सकते हो। अब अंकल ऊपर जाते हैं और फिर रोशनी भी गेट खोलती है और दोनों आसपास हर जगह देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा शायद कोई बंदर वगैरह आ गया होगा, ऐसे ही दरवाजे में ठक ठक कर रहा होगा। तुम आराम से दरवाजे को लॉक करके आराम से सो जाओ निश्चिंत होकर, और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कॉल कर देना। रोशनी भी हाँ में सर हिलाकर अंदर डोर लॉक करके चली जाती है। वो बेड पे लेटी ही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी एक बेचैनी ने उसको घेर के रखा था। और फिर रोशनी अपने फ़ोन को यूज़ करने लगती है, और फ़ोन को यूज़ करते करते कब रोशनी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब रोशनी को रात को सोते सोते एक सपना आता है जिसमें उसे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बार बार यही आवाज़ जब धीरे धीरे लाउड होने लगती है तो रोशनी की एकदम से आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो देखती है कि वो पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी, शायद गर्मी की वजह से, शायद उस सपने की वजह से। वेल जो भी हो, इसके बाद रोशनी को ढंग से नींद नहीं आती और ऐसी सुबह हो जाती है। अगली सुबह करीबन 11 बजे रोशनी अपने बेड के ऊपर बैठी हुई थी, अपने सर को पकड़े हुए। उसका सर थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे कि पूरी रात नींद कंप्लीट ही नहीं हुई हो। रोशनी अब फ्रेश होने जाती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती है और रोशनी बालकनी में जाकर खड़ी होकर पोहा खाने लगती है। वो रास्ते में सबको आते जाते देख रही थी, तभी उसे वही लड़का दिखता है जो सामने से आ रहा था। रोशनी उसे देखकर एकदम से रुक जाती है और उसी को देखने लगती है। वो लड़का भी रोशनी को देखता है और स्माइल पास करता है, जिसके बाद वो रोशनी को से नीचे आने का इशारा करता है। रोशनी बिना कुछ सोचे समझे सीधा नीचे उससे मिलने चले जाती है। इस समय पर रोशनी ने चप्पल तक नहीं पहनी थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों, लेकिन उसके ऐसे करते ही दौड़ते दौड़ते सीधा नीचे चले जाती है। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही रोशनी बोलती है, तुम यहीं रहते हो? कल भी मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया था? वो लड़का कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है और रोशनी के साथ चलने लगता है। दोनों के बीच फिर वही खामोशी छा जाती है। दोनों साथ चलने लगते हैं, फिर एक जगह बैठ जाते हैं और फिर उनके बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। अब दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सामने खड़ी स्कूटी के मिरर पे रोशनी की नजर जाती है, जिसे देखते ही मानो रोशनी की धड़कनें एकदम रुक सी गई। रोशनी तो मानो उस जगह पर फ्रीज हो जाती है। उसके बगल में बैठा हुआ लड़का उसे क्या बोल रहा था रोशनी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रोशनी की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ उस शीशे पर थी, स्कूटी के उस मिरर पर थी, जहां पर उसे सच्चाई दिख रही थी। क्योंकि रोशनी ने जब शीशे में देखा तो उसे शीशे में वही उसके बगल में बैठा हुआ लड़का दिख रहा था, लेकिन जैसा उसको अपनी आंखों से दिख रहा था शीशे में बिल्कुल उससे अलग दिख रहा था। उसके सामने वो लड़का एकदम नॉर्मल लग रहा था, एकदम नॉर्मल, लेकिन शीशे में वो लड़का लग ही नहीं रहा था। इनफैक्ट एक लाश लग रही थी। उस लड़के का चेहरा पूरी तरीके से कुचल गया था, पूरी बॉडी में खून ही खून था।
उस लड़के की एक आंख तो ठीक थी लेकिन दूसरी आंख एकदम बाहर आई हुई थी। रोशनी 2-3 बार अपनी आंखें मलकर देखती है लेकिन हर बार नज़ारा सेम था। और फिर जब वापस से उस लड़के को अपनी आंखों से देखो तो लड़का एकदम नॉर्मल लग रहा था। रोशनी समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो बस चुपचाप उठती है बिना उसकी तरफ देखे और बस आंख बंद करके भगवान का नाम लेते लेते वो चलने लग जाती है। जहाँ पर इस समय रोशनी थी वहां से उसका घर सिर्फ 10 मिनट ही दूर था, तो वो बस धीरे धीरे चल रही थी। उसे डर था कि शायद अगर वो रुकी तो कुछ गलत होगा। तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की, किसी के पुकारने की, किसी के चलने की आवाज़ आती है। रोशनी समझ रही थी कि वो लड़का रोशनी के पीछे चल रहा था, उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रोशनी पीछे मुड़कर नहीं देखती। रोशनी अपनी मुट्ठी को कस के बांध देती है और भगवान नाम जपते जपते चलती रहती है। और फिर फाइनली रोशनी को एक बार अच्छे से आवाज़ आती है, रोशनी। और तब रोशनी बताती है कि रोशनी का पूरा मन था कि पीछे मुड़कर देखे। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिंग थी, मतलब रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। रोशनी का बताना है कि उसे हमेशा से एक बात याद थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि कभी ऐसी सिचुएशन हो जब तुम अकेले जा रहे हो या फिर ऐसे सुनसान से रास्ते में हो तो पीछे से अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पीछे मुड़कर उसको देख लिया तो वो आपको अपने साथ ले जाएगा। रोशनी को जैसे ये याद आता है वो जोर से भागना शुरू करती है। भागते भागते उसके पैर में बहुत जोर से चोट भी लग रही थी क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं रुकती। वो अपने घर के गेट के आगे पहुंचकर बेहोश हो जाती है। और जब रोशनी की आंख खुली तो वो मकान मालिक के घर में थी। जब रोशनी को होश आया तो आंटी जो थी वो रोशनी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ था। और फिर रोशनी आंटी को पूरी कहानी बताती है। इसी समय पर रोशनी को उसकी मम्मी की भी कॉल आ जाती है और मम्मी की कॉल सुनते ही रोशनी तो मानो रोने ही लग जाती, फूट जाती है। और वो अपनी मम्मी को भी पूरी कहानी बताती है और बोलती है कि मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो। जो वो मकान मालकिन थी वो रोशनी को शांत कराती है। उसके बाद जो आंटी होती है, जो मकान मालकिन होती है, वही रोशनी को एक पंडित के पास ले जाती है, जहाँ पर फिर पंडित जी उस रोशनी के साथ झाड़ फूक करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारे साथ एक नेगेटिव एनर्जी अटैच हो चुकी थी। पंडित जी रोशनी को एक ताबीज़ भी देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि रोशनी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पर रुक सके। उसकी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है और अगर वापस से उस पर कुछ अटैच होने की कोई कोशिश करता है तो आराम से वो रोशनी की बॉडी के ऊपर पोजेस कर सकता है। और इसी वजह से उस रात को रोशनी मकान मालकिन के साथ ही रहती है और अगली सुबह रोशनी के पापा वापस भोपाल आते हैं और रोशनी को ले जाते हैं। रोशनी का बताना है कि इस दिन के बाद से वो सिर्फ एग्जाम देने ही यहाँ पर आई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अकेले कहीं और जाए। रोशनी के साथ वो जो भी एनर्जी अटैच हुई थी वो पूरी तरीके से रोशनी को छोड़कर नहीं गई थी। उसको अक्सर सपने में वही लड़का दिखाई देता था। ये बात रोशनी जब अपने घर पे भी बताती है तो उसे वापस एक नए पंडित के पास ले जाया जाता है और फिर वो पंडित जब सारी चीज़ें देख लेते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो लड़का था जिसकी एनर्जी रोशनी से अटैच हुई थी उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी और वो रोशनी को सताने या तड़पाने के लिए उससे अटैच नहीं हुआ है, बल्कि वो तो खुद फ्री होना चाहता है और वो बस रोशनी से मदद की गुहार लगा रहा है कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। इसके बाद प्रॉपर एक हवन करा जाता है। कुछ चीज़ें होती है जो कि रोशनी को बोला जाता है कि आपको हर मंडे को, मतलब हर वीक जब मंडे आता है तो ये चीज़ें आपको एक जगह जाकर अर्पण करनी है। ऐसे करते करते आपको पूरे 11 मंडे ये चीज़ें अर्पण करनी है और जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो जो आत्मा आपके साथ अटैच्ड है उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको शांति मिल जाएगी, वो आज़ाद हो जाएगी। और ऐसे ही होता है। रोशनी अगले 11 मंडे वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें थी रोशनी ने हमें एग्जैक्टली बताई नहीं क्योंकि बतानी भी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर करके एक टाइम आता था, सुबह का टाइम होता था 5 से 6 बजे के बीच में, जब रोशनी उसके पापा साथ जाते थे और ये सारी चीज़ें एक जगह चढ़ा कर आ जाते थे। और जब 11 बार ये सब चीज़ें करी तो उसके बाद से रोशनी को काफ़ी हल्का फील हुआ। रोशनी का मानना है कि अब वो जो आत्मा है वो रोशनी के साथ नहीं है और उस आत्मा को भी शांति मिल चुकी है। और इसी के साथ रोशनी की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।